अब हम पढ़ रहे हैं अ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का इस तरह का रफली डायग्राम है। समझते हैं कौन कौन से पार्ट क्या हैं, उनके क्या फंक्शन हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, ये पार्ट है ओवरी। ये पार्ट है आपका ओवरी। ओके, ये थोड़ी फनल शेप का अरेंजमेंट। इस ट्यूब को बोलते हैं ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब। ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब कहते हैं इसको। ओके, ये जो पार्ट है, ये जो दिख रहा है नीला सा पार्ट, ये कहलाता है, ये वाला पार्ट यूटेरस। ओके, ये यूटेरस पार्ट है। ये पाइपलाइन दिख रही है, ट्यूब दिख रही है, इसको बोलते हैं वैजिना। और ये होल होता है, इसको बोलते हैं सर्विक्स। ठीक है, इस तरह का ये पार्ट बॉडी पार्ट है। अब समझते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या फंक्शन है, किस तरह का अरेंजमेंट चलता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ओवरी की। ओवरी वन पेयर, एक ओवरी इधर होगी, एक ओवरी इधर होगी, तो आपकी टोटल 2 ओवरी हो गई। फीमेल में 2 ओवरी होती हैं और ओवरी को हम प्राइमरी सेक्स ऑर्गन मानते हैं। ये हो गया आपका प्राइमरी सेक्स ऑर्गन या फीमेल गॉनड्स कह देते हैं। ओके, ओवरी के अंदर ओवम का फॉर्मेशन होता है। तो ये हो गए ओवम या एग सेल। इनको हम बोलते हैं फीमेल गैमेट। ओवरी के अंदर ओवम का फॉर्मेशन होगा, एक फंक्शन तो ये रहेगा इसका। और इसके अंदर, ओवरी के अंदर 2 हार्मोन्स रिलीज होते हैं। ओवरी के अंदर से 2 हार्मोन्स निकलते हैं। एक का नाम है ऑस्ट्रोजन हार्मोन्स और दूसरे का नाम है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स। जो पहला हार्मोन है ऑस्ट्रोजन, उसकी सहायता से ओवरी के अंदर ओवम का फॉर्मेशन होता है। ओके, एक मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है फीमेल में 30 डे की। उसमें 38 डे कह लो, 28 डे कह लो, उसमें 14 डे पर एक्यूरेट 14 डे के आसपास ओवरी से ओवम रिलीज होते हैं। ओवरी से ओवम का निकलना, ओवरी से ओवम का रिलीज होना कहलाता है ओवुलेशन। और ये ओवुलेशन की जो प्रोसेस है, ये 14 डे पर होती है। कितने डे पर होती है? 14 डे। समझाऊंगा ये 14 इनका क्या अरेंजमेंट है। तो यहां से ये ओवम 14 डे के आसपास ओवरी से निकलकर बाहर आते हैं, जिस प्रोसेस को बोलते हैं ओवुलेशन। जो फनल शेप की ट्यूब है वो उसे पिकअप कर लेगी। ओके, इस फनल शेप की ट्यूब में इस तरह से विलाई होती हैं। क्या होती है? विलाई अंदर, वो इसको मूवमेंट देती हैं। तो ओवम यहां से होते हुए फैलोपियन ट्यूब से होते हुए आएगा। ओके, तो फैलोपियन ट्यूब के अंदर, ओविडक्ट के अंदर ओवम मूवमेंट करते हुए आ रहा है। इधर ये यूटेरस पार्ट हो गया, ये वेजिना है, ये सर्विक्स है। हमने मेल सिस्टम में बताया था स्पर्म होते हैं। क्या होते हैं? स्पर्म। तो मेल से निकलने वाले स्पर्म इस वेजिना से होते हुए फाइनली यहां से होते हुए ये स्पर्म ओविडक्ट के अंदर आ जाते हैं। ये आ गया स्पर्म। वेजिना से होते हुए स्पर्म ओविडक्ट फैलोपियन ट्यूब के अंदर आ गए। ये था आपका ओवम और ये था स्पर्म। दोनों आपस में कंबाइन करेंगे और इनके कॉम्बिनेशन से बनेगा जायगोट। ओके,
अब जायगोट से फाइनली पहले मोरुला स्टेज, समझाऊं डिटेल में अभी, ब्लास्टुला स्टेज, वहां से गैस्ट्रुला स्टेज और फाइनली एम्ब्रो बन के तैयार हो जाता है। और ये एम्ब्रो यहां यूट्रस की बॉल पर, ये जो यूट्रस की बॉल है वो 3 मेम्ब्रेन वाली मेम्ब्रेन होती है, इसमें 3 मेम्ब्रेन का, यूट्रस के अंदर 3 मेम्ब्रेन होती हैं, वो समझाऊंगा आगे। और ये एम्ब्रो इस पर आके अटैच हो जाएगा, ये एम्ब्रो है, ये इम्प्लांट हो जाता है यूट्रस की बॉल पर। तो ये प्रोसेस है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। ओके, अब डिटेल में बात करते हैं वन बाय स्टेप क्या हुआ। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं यूटेरस की बॉल। यूटेरस, जैसे ये हमने यूटेरस माना, इसकी इस तरह से 3 मेम्ब्रेन होती हैं, 1 2 3। तो यूटेरस के अंदर 3 मेंबर होती है, एक मिनट को, 3 मेंबर्स होते हैं यूटेरस के अंदर, और इन मेंबर्स को हम नाम दे देते हैं। लर्न हो जाए नाम तो कर लेना, नहीं तो छोड़ सकते हो। सबसे अंदर होती है एंडोमेट्रियम, एंडोमेटेरियम, बीच वाले को बोलते हैं मायोमेट्रियम, मायोमेटेरियम, और सबसे बाहर वाली को बोलते हैं पेरीमेट्रियम। तो इस तरह से ये यूट्रस की 3 वॉल होती हैं। इन पर काफी स्ट्रॉन्ग तरीके से ब्लड कैपिलरी का जाल बन जाता है। यहां बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से ब्लड कैपिलरी का एक नेटवर्क तैयार होता है। ओके, और ये बॉल काफी थिक हो जाती है, तो इसकी सभी बॉल मिलके काफी थिक हो जाती हैं। ओके, ये था यूट्रस का अरेंजमेंट। अब इसके ऊपर होगा क्या, यहां से ओवरी से, ये ओवरी है, ओवरी के अंदर बनते हैं ओवम, इसके अंदर बने ओवम, और यहां से ओवम रिलीज हुए 14 डेज पर। 14 डेज पर ओवम का बाहर निकलना कहलाता है ओवुलेशन। यहां से ओवम निकला ये, और बाहर से स्पर्म आ गया, और ये स्पर्म इसके साथ कंबाइंड हुआ तो बना जायगोट। जायगोट में डिवीजन होता है, और इससे ये 1 से 2 मोरुला स्टेज में आ जाता है, फिर 2 से आपका ये 4, 4 से 8, इस तरह से ये ब्लास्टुला स्टेज में आ जाता है, और फिर ये 64 सेल में आके, अब 64 तो नहीं बना सकते, ऐसे ही बना देते हैं कुछ, 64 सेल वाला गैस्ट्रा स्टेज तक आ जाता है, और वहां से ये एम्ब्रो बना के इसके ऊपर अटैच हो जाता है। ये एम्ब्रो हो गया, और ये एम्ब्रो जो है वो यूटेरस की वॉल पर अटैच हो जाता है। एम्ब्रो का यूटेरस की वॉल पर अटैच होना इम्प्लांटेशन कहलाता है। इम्प्लांटेशन, ओवरी से निकलकर जब फर्टिलाइजेशन हुआ, ओवम और स्पर्म कंबाइन किए, तो प्रोसेस को नाम दिया फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन होने के 7 डे बाद, फर्टिलाइजेशन होने के 7 डे के अंदर एम्ब्रो इम्प्लांटेशन में चला जाता है, और इस जगह के बाद ये यहां इस जगह पर इम्प्लांट हो जाता है, यूट्रस की बॉल पर चिपक जाता है। इसे बोलते हैं हम इम्प्लांटेशन। ओके, फिर बच्चे का डेवलपमेंट चलता है, और बच्चा पूर्ण तरह से विकसित हो जाता है मदर के अंदर। ये कंडीशन थी। अब इसमें एक छोटी छोटी 2-3 बातें समझनी होंगी, और उसके बाद इसे डिटेल में समझेंगे। इतना समझ में आ रहा है? अब हमें यहां 2 बातें समझनी है। फर्टिलाइजेशन हुआ तो ये प्रोसेस चली, इम्प्लांटेशन हुआ। फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो इस जगह की कंडीशन क्या होगी, ये 2 बातें हमको समझनी होंगी।
तो दोनों बातें क्लियर करते हैं। फर्टिलाइजर नहीं होगा तो यहां क्या होगा, और फर्टिलाइजर होता है तो क्या कंडीशन होगी। ओके, जरा ध्यान से सुनना, ये मैं रफ कर देता हूं थोड़ा सा। मान लो ओवम तो आ गया लेकिन स्पर्म नहीं आ पाया, तो फर्टिलाइजर नहीं हुआ, नो फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर नहीं हुआ तो एम्ब्रो नहीं बना, एम्ब्रो नहीं बनेगा तो यहां कोई इंप्लांट नहीं होगा, तब क्या होगा। तो ये पूरी तैयारी से थिक वॉल के द्वारा यहां बना हुआ था, ब्लड कैपिलरी का काफी जाल था, यहां पूरी तैयारी थी कि कोई एम्ब्रो आके यहां अटैच होगा, लेकिन एम्ब्रो बना ही नहीं, तो क्या होगा, तो ब्लड कैपिलरी ब्रेक हो जाएगी, और ब्लड कैपिलरी के ब्रेक होने से पूरी मेम्ब्रेन ब्रेक होगी, जिसकी वजह से ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई। ब्लीडिंग की इस प्रोसेस को हम लोग मेन्स्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेन्स्ट्रुअल साइकिल। इसके बारे में डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। MENSTRU, मैचुरेशन कह दो, मैचुरेशन साइकिल या मेन्स्ट्रुअल साइकिल। तो सबसे पहले हम समझेंगे फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो मेन्स्ट्रुएशन की साइकिल स्टार्ट हो गई। अब फर्टिलाइजेशन होता है तो क्या स्थिति बनेगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेन्स्ट्रुएशन साइकिल क्या है और इसका पूरा प्रोसेस क्या होता है। ठीक है, वो हम समझते हैं, फिर आगे की बात करेंगे। मेन्स्ट्रुएशन या मेन्स्ट्रुअल साइकिल देखने को मिलता है फीमेल मंकी, एप्स और ह्यूमन में। ये साइकिल 28 डे या 30 डे के अंदर कंप्लीट होती है। इसके अंदर कैसी साइकिल चलेगी, क्या होगा, इसके क्या स्टेज होती हैं, ये हमको थोड़ा समझना होगा। पूरी साइकिल 28 डे की मानी गई। तो मान लो यहां से हम चले और पूरी साइकिल को हमने कंप्लीट किया 28 डेज पर। समझना ध्यान से। तो मेन्स्ट्रुअल साइकिल 28 डेज की है। इसमें शुरुआत में मान लो फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, नो फर्टिलाइजेशन। तो मैंने कहा था कि फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो इम्प्लांटेशन नहीं होगा, तो जो ब्लड कैपिलरी का जाल होगा, ब्लड कैपिलरी का जो अरेंजमेंट होगा वो ब्रेक हो जाएगा और ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। और ये ब्लीडिंग 0 से फर्स्ट डे से मान लो ये चली लगभग 4 या 5 डेज, ये ब्लीडिंग पीरियड कहलाएगा। ठीक है, ब्लीडिंग पीरियड हो गया। ध्यान रखना, नो मैटिंग दैट टाइम, नो मैटिंग दैट टाइम। इस समय कोई मैटिंग नहीं हो सकती है, क्रॉस नहीं हो सकता मेल और फीमेल के बीच में। अच्छा, अब 5 डे के बाद ब्लीडिंग स्टॉप हो जाएगी। 5 डे से हम ये 14 डे मान लेते हैं, यहां 14 डेज। 5 डे से लेकर लगभग 12 डे तक के बीच में, इस टाइम पीरियड में यूटेरस की वॉल द्वारा से थिक होगी, उसका पूरा ब्लड कैपिलरी का अरेंजमेंट चालू हो जाएगा और यूटेरस की वॉल काफी थिक हो जाएगी, जिससे कि वो अगली एम्ब्रो का आने का इंतजार करेगी। 12 डे से लेकर 14 डे के बीच में, इस टाइम पीरियड के बीच में ओवरी से ओवम बाहर निकलेगा और इस प्रोसेस को हमने नाम दिया ओवुलेशन। तो ओवुलेशन होगा 12 से 14 के बीच में, लेकिन हम लोग जनरली लिखते 14 ही है, 14 डेज पर ओवुलेशन होगा। वैसे वो 12 से 14 के बीच में कभी भी हो सकता है, लेकिन अगर कोई पूछता है ओवुलेशन टाइम पीरियड तो 14 डे ही मानते हैं। तो 14 डे पर ओवुलेशन हुआ, मतलब 12 से लेकर 14 के बीच में कभी भी ओवम आ सकता है, और ये लगभग 18-19 दिन तक
ओवम रहेंगे, तो 12 से लेके 18 तक ओवम रहेंगे। इस टाइम पीरियड में अगर कोई मैटिंग होती है, मेल फीमेल के बीच में क्रॉस होता है, तो उस कंडीशन में स्पर्म और ओवम अगर कंबाइन करते हैं तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। ठीक है, और फर्टिलाइजेशन अगर हो गया तो यहां दो बातें होंगी, फर्टिलाइजेशन हुआ या नहीं हुआ। फर्टिलाइजेशन हुआ और नो फर्टिलाइजेशन, दो कंडीशन हो सकती हैं। अगर 12 से 18वें डे के बीच में फर्टिलाइजेशन होता है, मैटिंग होती है, तो ओवम का फॉर्मेशन होगा और वो जायगोट, जो जायगोट बनेगा, वो जायगोट यूटेरस पर जाकर इंप्लांट हो जाएगा अगर फर्टिलाइजेशन हुआ तो। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, मैटिंग नहीं हुई, स्पर्म नहीं आया, फर्टिलाइजेशन किसी वजह से नहीं हुआ, तो यहां के बाद अगर ओवम होगा तो वो डैमेज हो जाएगा और 28 डे के आसपास आते ही ये ब्लड कैपिलरी द्वारा से ब्रेक होगी और फिर ब्लीडिंग स्टार्ट होगी। तो ये प्रोसेस 28 डे पर लगातार चलती रहती है। ओके, तो पहली बात 0 से 5 डे ब्लीडिंग टाइम पर नो मैटिंग। इधर 5 से लेके 12, इस टाइम पीरियड में 5 से लेके 12 के बीच में जो मैटिंग होती है वो सेफ मैटिंग मानी जाएगी। अगर यहाँ स्पर्म आ भी जाएंगे इस टाइम पीरियड में तो ओवम नहीं है, मतलब जायगोट नहीं बनेगा, एम्ब्रो नहीं बनेगा। लेकिन 12 से 18 के बीच में ओवम होता है, मैटिंग अगर होती है तो फर्टिलाइजेशन के चांस हैं। मान लो 18 के बाद ओवम डैमेज हो गए, इसके बाद 18 से 28 के बीच में जो अगर मैटिंग कोई होती है तो वो भी सेफ होती है। अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो एम्ब्रो बनेंगे, नहीं फर्टिलाइजेशन हुआ तो फिर ये द्वारा से ब्रेक हो जाएगी। तो इस तरह की प्रोसेस को हम मेन्स्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। इसमें यूट्रस की वॉल पर अगर एम्ब्रो इम्प्लांट नहीं होता है तो वो ब्रेक हो जाती है और उसके ब्रेक होने से ब्लड और म्यूकस लेयर्स टूट जाएगी और ब्लड बाहर आएगा, जिसकी वजह से वेजिना से होके ब्लीडिंग दिखेगी। इसे बोलते हैं मेन्स्ट्रुअल साइकिल। कुछ टर्म हमको समझने हैं। मेनार्च, मीनोपॉज क्या होते हैं, इनको समझो क्या है। अभी हमने समझा था मेन्स्ट्रुअल साइकिल होती है फीमेल में, और ये मेन्स्ट्रुअल साइकिल किसी फीमेल में या किसी गर्ल्स में 12 ईयर की एज में, सबसे पहले 12 ईयर की एज में सबसे पहले मेन्स्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हुई। मेन्स्ट्रुअल साइकिल अगर फीमेल में 12 साल के आसपास स्टार्ट होती है तो फीमेल में सबसे पहले मेन्स्ट्रुअल साइकिल की स्टेज आई फर्स्ट टाइम। जब फर्स्ट टाइम कंडीशन आती है तो उस कंडीशन को हम मेनार्च कहते हैं, उस कंडीशन को हम बोलते हैं मेनार्च। इसका मतलब है उस फीमेल के अंदर, गर्ल्स के अंदर रिप्रोडक्टिव साइकिल स्टार्ट हो गई है। अब हम बात करते हैं मीनोपॉज की। फीमेल के अंदर लगभग 45 से 55 ईयर की एज पर, फीमेल के अंदर 45 से 55 ईयर के बीच में, जो फीमेल 45 या 55 ईयर की हो जाएगी तो उसके अंदर मेन्स्ट्रुअल साइकिल और ओवुलेशन, ये दोनों प्रोसेस स्टॉप हो जाएंगे। ओवुलेशन की प्रोसेस भी उसमें स्टॉप हो जाएगी और मेन्स्ट्रुअल साइकिल भी स्टॉप हो जाएगा। इस कंडीशन को हम मीनोपॉज कहते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं फर्टिलाइजेशन की। तो हमने बताया था स्पर्म मेल से, मेल गैमेट, और ओवम फीमेल गैमेट आपस में कंबाइन करते हैं और बनाते हैं जायगोट। तो स्पर्म और ओवम के कंबाइन करके जायगोट 2n कंडीशन बनाने की स्थिति को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और फर्टिलाइजेशन की ये प्रोसेस होती है इन फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है। ओके, अब फर्टिलाइजेशन हो गया, वहां से एम्ब्रो बन गया,
एम्ब्रो इम्प्लांट हो गया यूट्रस की वॉल पर। ओके, अब हम बात करते हैं गेस्टेशन पीरियड की। गेस्टेशन पीरियड से पहले आप एक टॉपिक समझ लो, प्लेसेंटा, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो मान लो ये है यूटेरस की बॉल, ये यूटेरस बॉल है और इस पर आके एम्ब्रो इम्प्लांट हो जाता है, एम्ब्रो इम्प्लांट हो गया, ये कंडीशन हमने देखी। अब एम्ब्रो धीरे धीरे बच्चे में कन्वर्ट होगा, तो ये स्थिति दिखेगी आपको। मैं थोड़ा सा रफ कर देता हूं, ये स्थिति दिखेगी आपको। ये यूट्रस की बॉल, इसमें इस तरह से विलाई बनाते हुए एक ट्यूब और उससे जुड़ा होगा बच्चा। इस ट्यूब को हम नाम दे रहे हैं प्लेसेंटा। एक्चुअल में ह्यूमन का जो एग होता है, ओवम होता है, मैं थोड़ा सा ये रफ कर देता हूं। ह्यूमन का जो एग होता है या ओवम होता है, उसमें ऑल की मात्रा बहुत ही कम होती है। ऑल के एक ऐसा मटेरियल है जो बच्चे को प्रोटीन प्रोवाइड करता है, बच्चे को फूड प्रोवाइड करता है, वो कम होता है। जैसे अंडे के अंदर, मुर्गी का जो अंडा होता है उसके अंदर जो पीला हिस्सा होता है उसे बोलते हैं ऑल्क, ऑक कहते हैं। ये कम होता है ह्यूमन फीमेल में। तो न्यूट्रिशन कहाँ से मिलेगा? तो बच्चे को मदर से जोड़ते हुए एक प्लेसेंटा ट्यूब बनती है। मदर के ब्लड में जो भी आएगा वो इस प्लेसेंटा के थ्रू बच्चे को मिल जाएगा। मदर जो भी खाएगी, जो भी न्यूट्रिशन लेगी, वो प्लेसेंटा के थ्रू बच्चे को मिलता रहेगा। और बच्चे का जो भी वेस्ट होगा, एक्सक्रीशन प्रोडक्ट होगा, वो इसी प्लेसेंटा से मदर के अंदर वापस चला जाता है। तो ये ट्यूब होती है प्लेसेंटा, जो कि बच्चे और मदर के बीच का एक कॉम्बिनेशन है। और यहां से मदर का जो भी फूड आता है ब्लड में, वहां से वो फूड बच्चे के अंदर आ जाता है। इसलिए ये ध्यान रखना, प्रेगनेंसी के टाइम में मदर को हैवी एंटीबॉडीज, हैवी एंटीबायोटिक्स, दवाइयाँ और जो शराब वगैरह है, ड्रग्स है, फालतू की जो चीज़ें होती हैं वो ऊट पटांग नहीं खाना चाहिए, क्योंकि वो सारी चीज़ें बच्चे को मिलती हैं और बच्चे को मिलेंगी इस तरह की चीज़ें तो बच्चे का दिमाग कमज़ोर हो सकता है। अगला टॉपिक है गेस्टेशन पीरियड। स्पेलिंग देख लेते हैं, गेस्टेशन, GESTATION, गेस्टेशन पीरियड क्या होता है? जिस दिन फर्टिलाइजेशन हुआ उस दिन से, फर्टिलाइजेशन जिस दिन हुआ उस दिन से लेकर बच्चे की बर्थ टाइम पीरियड, फर्टिलाइजेशन से बच्चे के बर्थ के बीच का जो टाइम पीरियड है वो गेस्टेशन पीरियड कहलाता है। ह्यूमन फीमेल के अंदर ये टाइम पीरियड 9 मंथ का माना गया है। मतलब 9 महीने के अंदर बच्चा पूरी तरह से वेल डेवलप हो जाएगा और फिर वो बच्चा जन्म लेने लायक हो जाएगा। लेकिन कुछ फीमेल में बच्चा जो है 7 मंथ पर ही जन्म ले लेता है, कोई बच्चा 8 मंथ पर जन्म ले लेता है। तो 7 मंथ से पहले जो बच्चे जन्म लेंगे उनकी लाइफ खतरे में पड़ जाएगी, क्योंकि वो बहुत वीक होंगे, वेल डेवलप नहीं हो पाएंगे। तो 9 महीने का बच्चा पूरी तरह से स्वस्थ होता है। तो फर्टिलाइजेशन से लेके बर्थ तय का टाइम पीरियड गेस्टेशन पीरियड कहलाता है। एक टर्म है पार्ट्यूरिशन, PARTURITION, पार्ट्यूरिशन। ये क्या है, इसको थोड़ा समझते हैं। पार्ट्यूरिशन का क्या मतलब है, थोड़ा मैं रफ करके समझाता हूं। बच्चे ने पूरी तरह से वेल डेवलप हो गया, ये यूटेरस है और बच्चा प्लेसेंटा से जुड़ा हुआ, इस तरह से ये बच्चा है। ठीक है, ध्यान रखना मैं जो बोल रहा हूं। ये है बच्चा, ठीक है। इस तरह से बच्चा उल्टा लटका होना चाहिए यूटेरस के अंदर। तो होता क्या है, ये विलाई है, प्लेसेंटा की विलाई। ओके, ये मदर यूटेरस इस तरह से है।
अब समझो, बच्चे के जन्म के टाइम पीरियड को, डिलीवरी वाला जो प्रोसेस है, बच्चे की डिलीवरी की प्रोसेस को हम पार्टूरिशन कहते हैं। तो बच्चे की डिलीवरी के टाइम में फीमेल के अंदर ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स बॉडी में रिलीज होना शुरू हो जाएगा। डिलीवरी के टाइम में फीमेल के अंदर ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होना शुरू हो जाएगा और ये यूटेरस मसल का कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन शुरू कर देगा। और जब मसल कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करेगी तो बच्चे के जन्म में सहायता मिलेगी। दूसरी बात, बच्चे के जन्म के टाइम में ये बच्चा उल्टा लटका होना चाहिए, सिर नीचे की तरफ और पैर ऊपर की तरफ। और हमने आपको एक ट्यूब बताई थी जिसका नाम हमने लिया था बैजना। बैजना से होके ही स्पर्म अंदर गए थे और बैजना से होके ही बच्चा नॉर्मल डिलीवरी में बच्चा जो है पहले सिर नीचे होना चाहिए, जिससे कि सिर निकलते उसकी ब्रीदिंग स्टार्ट हो जाती है और बच्चे को आराम से निकाला जा सके। ठीक है, जब बच्चा निकलता है तो ये ट्यूब भी बाहर निकल जाती है। इस तरह से देखो, ये आपका बच्चा हो गया, ये सिर नीचे की तरफ, ये हाथ हो गए, ये पैर हो गए। इस तरह से बच्चा हम खींच लेंगे और इसके अंदर इसकी जो नाभि होती है उससे जुड़ा हुआ ये ट्यूब भी बाहर निकलेगा। नाल कहते हैं इसको, विलाई, प्लेसेंटा वाला ट्यूब। बाद में इसको हम काट देते हैं सेफ्टी से और इस नाल को संभाल के रखते हैं। ठीक है, ये जो ट्यूब है बाद में ये चली जाती है अंदर और ये नाभि वाला हिस्सा बन जाता है। तो इस तरह से बच्चे के जन्म होता है। बच्चे की डिलीवरी जब हो रही है उस प्रोसेस का नाम है पार्टूरिशन। उसमें कौन सा हार्मोन रेस्पॉन्सिबल है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स। इसमें मसल का कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होगा तो बहुत ज़्यादा पेन होता है। ओके, अगर ऑक्सीटोसिन हार्मोन प्रॉपर फीमेल में नहीं बनते हैं तो डॉक्टर जो होंगी वो उसे आर्टिफिशियल तरीके से इंजेक्शन लगा देंगे ऑक्सीटोसिन का, जिससे बच्चे की डिलीवरी में सहायता मिल जाए। तो ये पूरा प्रोसेस था फीमेल के अंदर।